हेलो फ्रेंड्स, मैं सुख तिवारी आप लोगों को हृदय के विषय में पढ़ाऊंगा। कृपया ध्यान से सुने। हमारे हृदय में रक्त का संचार होता है। रक्त का निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर रक्त का निर्माण करती हैं, जिसमें आरबीसी हीमोग्लोबिन द्वारा निर्मित होता है, डब्ल्यूबीसी हमारे रोगों से प्रतिरक्षण करने का काम करता है, यह रक्त का प्रतिरक्षी होता है, और प्लेटलेट्स जो होते हैं, जब हमारे शरीर में कभी चोट लगती है तो ये हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त को जमाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं। हमारे हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। ऊपर वाले दोनों भाग अलिंद होते हैं और नीचे वाला भाग दोनों निलय होता है। हमारे हृदय इन कपाटों के माध्यम से 4 भागों में बटा होता है। ऊपर का भाग थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे का भाग उसके अपेक्षाकृत कुछ तंग होता है। इधर जो अलिंद और निलय दोनों में शुद्ध रक्त का संचार होता है, क्योंकि इसके द्वारा महाधमनी में रक्त को प्रेशर से भेजा जाता है, अतः इनकी दीवारों पर दबाव पड़ता है। अतः अपेक्षाकृत ये दीवारें कुछ मोटी होती हैं। निश्चित रूप से इसकी अपेक्षाकृत ये दीवारें मोटी होती हैं, जिससे रक्त के संचार के दौरान इनकी दीवारों पर दबाव जो पड़ता है वो निश्चित रूप से दीवारें सह सकें। तो इस तरह से इनके 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। इससे जुड़ी हुई महाधमनियां होती हैं। महाधमनियों का एक क्रम होता है, क्रमशः जैसे महाधमनी जो हृदय से रक्त को निकालती है और आगे की ओर बढ़ाती है। महाधमनी से फिर धमनियां जुड़ी होती हैं, धमनियों से धमनिकाएं होती हैं, तथा इसी से जुड़ी हुई केशिकाएं होती हैं। केशिका हमारी धमनी का वह भाग होता है जो बिल्कुल बालों की तरह बारीक होता है, जो हमारे प्रत्येक अंगों में रक्त का संचार करता है, वो हमारी केशिकाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से जो हमारे ये जो महाधमनी है, महाधमनी हमारे अलिंद से रक्त को पूरे हृदय में पहुंचाने का काम करती है। इसके लिए हमें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे लिए क्या है? अगर हमारे रक्त को ऑक्सीजन ना मिले तो निश्चित रूप से उस रक्त के थक्के जमने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारे रक्त का संचार होता है। तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। निश्चित रूप से यह पाया जाता है कि उस व्यक्ति की सांस रुक जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है कि जब हम अपने सांस को रोकते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में पहुंचती है वह फेफड़े से हृदय में आती है और हृदय के रुधिर वाहिनियों में संचारित होकर पूरे शरीर को रुधिर पहुंचाती है, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थित हो। और यहां तक कि हमारे महाधमनियों से जो कार्बन युक्त पदार्थ है उनको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इकट्ठा करके पुनः उसको फेफड़े में पहुंचाने का कार्य करती है। रक्त का मुख्य कार्य हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करना है। किसको? कोशिकाओं को। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर में जो कि कोशिकाओं का जाल है, हमारा संपूर्ण शरीर कोशिकाओं का जाल है, और उन कोशिकाओं को जैसे हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे कोशिकाओं को निश्चित रूप से रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा इन्हीं रूपों में उनको प्राप्त होती है। अर्थात हमारे रक्त के द्वारा पूरे शरीर कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हृदय है वो 4 खंडों का बना हुआ है। हृदय एक पंपिंग सिस्टम है। इसमें जब हृदय, हम डॉक्टर के थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग करता है तो हमारे हृदय की बीपी को नापता है, हमारे हृदय के माप को नापता है। उसमें क्या होता है कि जब महाधमनियों में रक्त को भेजा जाता है तो निश्चित रूप से उस समय डब की आवाज होती है, और जब वह इकट्ठा होकर महाशिराओं से, ये महाशिराएं होती हैं और ये महाधमनियां, महाशिराओं से वापस हृदय में आता है तो निश्चित रूप से लब की आवाज होती है। इस तरह से हृदय के द्वारा डब और लब की आवाज होती है। रक्त हमारा परिसंचारी अंग है। इसमें क्रमशः महाधमनियों का क्रम यह है, और जो अब हम बात करते हैं शिराओं की। शिराओं का क्रम सबसे पहले महाशिरा होती है इधर, महाशिरा, शिरा,
सिरकाएं, ये इनका क्रम होता है। महाशिरा, शिरा, सिरकाएं सबसे पहले हमारे शरीर के आखिरी हिस्से से, चाहे वो बारीक से बारीक अंग हो, वहां से जो सिरकाएं होती हैं वो रक्त को इकट्ठा करके शिरा में, शिरा से फिर महाशिरा में, महाशिरा से पुनः वह हृदय में आता है, जो ऑक्सीकृत होने के बाद पुनः पूरे शरीर में भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर अगर वो पुरुष है तो निश्चित रूप से यह उसकी मात्रा 13 से 17 के बीच, 16 के बीच होनी चाहिए। अगर वह एक स्त्री है तो निश्चित रूप में उसमें 12 से 15 के बीच होनी चाहिए। यह हीमोग्लोबिन की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए जो कि हमें स्वस्थ रहने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। अब हम आपको आगे प्रकुंचन दाब और शिथिलन दाब के बारे में बताएंगे, जिसको हम इंग्लिश में बीपी बोलते हैं और हिंदी में रक्तचाप कहा जाता है। रक्तचाप, प्रकुंचन हमारे हृदय की वह स्थिति है जिसमें रक्त दाब के ऊपर दबाव डालता है, शरीर के ऊपर दबाव डालता है, जिसका माप जो होता है 120 mmHg होता है। और ये शिथिलन की स्थिति तब है जब हमारा हृदय रेस्टिंग की स्थिति में होता है, उस समय इसका दाब जो होता है 80 mmHg होता है। अर्थात एक स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर दाब 120 mmHg से 80 mmHg होता है। अब हम आपको बताएंगे इसी के साथ साथ रुधिर के प्रकार, रक्त के प्रकार क्या है। मनुष्य में रुधिर 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ए बी तथा ओ। इस तरह से मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर पाए जाते हैं, जिसमें ए का रक्त जीन होता है IA और IA, दूसरा इसका होता है IO और IA। इस तरह से बी का, अगर हम बी की बात करें तो बी का होता है IB, IO, IB, ये बी का होता है। ए बी का रक्त जीन क्या होता है IA, IB, IO, और ओ का क्या होता है IO। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों में से कोई इसको बताने का प्रयास करेगा तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो में इसको बता सकते हैं और इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया कि हमारे रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ए बी तथा ओ होता है। इसमें आप एक चीज ध्यान से देख सकते हैं, इसमें ये रुधिर वर्ग जो है इसमें आपको ए भी दिखता है, बी भी दिखता है। अगर हम समूह में देखें तो ए बी और ओ भी दिखता है। अर्थात यह एक ऐसा रक्त समूह है जिसको हम सर्वग्राही रक्त समूह बोल सकते हैं। यह रक्त समूह वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति के रक्त समूह ए बी है, वो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति से अपना ब्लड ले सकता है। लेकिन यहीं आप देख रहे हैं कि रक्त समूह ओ, इसमें ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो ए बी के कोई जीन्स होते हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से ये दे तो सबको सकता है। आप देख सकते हैं इसमें हर जगह वो आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें ना तो ए है ना तो बी है। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये अपना रक्त दे तो सबको सकता है क्योंकि सब में इसका अंश है, लेकिन यह ले किसी से नहीं सकता। तो हम इसको क्या कहते हैं, सर्वदाता। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो निश्चित रूप से आप जवाब देंगे कि वह रक्त समूह ओ होता है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो निश्चित रूप से आप उसको ए बी बताएंगे, क्योंकि ए बी रक्त समूह ऐसा है जो किसी से भी रक्त ले सकता है। इस तरह से हमारे रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है रुधिर आधान। एक शब्द आपने सुना होगा, रुधिर आधान। आधान का मतलब क्या होता है, लेन देन, रक्त की लेन देन। रक्त की लेन देन से पहले हमें निश्चित रूप से पहले ये सावधानियां रखनी चाहिए कि रक्त जो हमारा रक्त है उसके संपूर्ण, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सबका जीवन काल तो अलग अलग होता है, लेकिन हम निश्चित रूप से देखें तो पूरे रक्त का जीवन काल, रक्त समूह का जीवन काल 1 महीने का होता है। निश्चित रूप से अगर 28 दिन के अंदर वह रक्त किसी व्यक्ति को दे दिया गया तो वो उसके काम का है। अगर 28 दिन तक वह रक्त किसी को नहीं दिया जाता है और वह रक्त बैंक के अंदर ही रह जाता है तो निश्चित रूप से वह नष्ट करने योग्य होता है, वह रक्त किसी को नहीं देना चाहिए।
इसके लिए टेस्टेड होने की बात क्या है, रक्त हमारा किसी को लेन देन से पहले रक्त HIV टेस्टेड होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर किसी जिसका रक्त हम ले रहे हैं या जिस व्यक्ति को दे रहे हैं अगर वह HIV टेस्टेड नहीं है और पता लगा कि उस व्यक्ति में HIV के रोग पहले से हैं तो निश्चित रूप से यह वायरस उसके अंदर संक्रमण फैला सकता है। तो सबसे पहले वो HIV टेस्टेड होना चाहिए। ब्लड ग्रुप की निश्चितता होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप की निश्चितता भी आवश्यक है क्योंकि अभी हम इसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे, तो निश्चित रूप से ये भी जानना जरूरी है। अब आइए हम इस पे देखते हैं कि किसको कौन सा रक्त किस मात्रा में दिया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान देते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का रक्त समूह A है, अब इसको रक्त देना है तो हम इसको कौन सा रक्त दे सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि A को रक्त देने के लिए निश्चित रूप से हम A ब्लड ग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम O रक्त समूह का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सा रक्त समूह का उपयोग कर सकते हैं, A भी दे सकते हैं और O भी दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रक्त समूह इसको नहीं दे सकते हैं। इस तरह से हमारे पास रक्त समूह कितने दिए जा सकते हैं, इसको 2 दिए जा सकते हैं क्योंकि A का प्रतिरक्षी जो होता है वो B होता है। अतः अगर हम A को गलती से B रक्त दे देते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के रक्त की क्लॉटिंग का मतलब थक्का जमने से है, उस व्यक्ति के रक्त के थक्के जम जाएंगे और उस व्यक्ति की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। तो हम रुधिर आदान के दौरान प्रतिरक्षियों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं क्योंकि इसमें जैसे A का एंटीजन B है, ध्यान से समझिए आप, A का प्रतिरक्षी B है, B का प्रतिरक्षी A होता है, AB का कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है, इस नाते इसको कोई भी रक्त समूह दिया जा सकता है। और जो O है इसका A और B दोनों होते हैं। तो कहने का मतलब जो जिसका प्रतिरक्षी है वो रक्त तो हम उसको कभी दे ही नहीं सकते। अगर A को गलती से B दे दिया जाए तो क्या होगा, उसके रक्त के थक्के जम जाएंगे और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह B है उसको A दे दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके रक्त के थक्के जम जाएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। AB रक्त समूह वाले का कोई प्रतिरक्षी जीन नहीं है, अतः आप इसको B भी दे सकते हैं, A भी दे सकते हैं और A भी दे सकते हैं। निश्चित रूप से कोई भी रक्त दिया जा सकता है। O के प्रतिरक्षी A भी दोनों है, अतः इसको कोई भी रक्त नहीं दिया जा सकता, सिर्फ इसको O ही दिया जा सकता है, O के अलावा इसको कोई रक्त नहीं दिया जा सकता। इस तरह से हमारे रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। अब आने वाले क्वेश्चन की बात करें, इसके लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझिए इसमें क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए अनिल के पिता का रक्त समूह AB है, अनिल के पिता का रक्त समूह AB है, तो अनिल के रक्त समूह क्या हो सकते हैं। निश्चित रूप से अनिल के पिता का रक्त समूह AB है और माता का रुधिर O है। तो अब हमको बताना है कि अनिल का रक्त समूह क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे IA रक्त क्रास के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। IB इसका होता है IO और IO। अब निश्चित रूप से हम देखेंगे कि इन दोनों को आपस में मिला करके, जैसे IA है, IB हो गया, IO और IO हो गया। अब यहाँ कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावनाएं हैं, निश्चित रूप से आप इसको देखें। IA, IO, IA, IO, IB, IO, IB, IO। रक्त समूह हमको कितने दिखे, 4 दिखे। यहाँ रक्त समूह चारों में से ये जो रक्त 2 समूह है वो रक्त समूह A है, ये जो है ये B है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 50% A रक्त समूह होने की संभावना है और 50% B होने की रक्त संभावना। यहाँ निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ना तो किसी में AB पाया गया और ना ही किसी के अंतर्गत O रक्त समूह आया। दोनों में ही निश्चित रूप से कौन सा रक्त समूह आता है, अगर 50% A आने की संभावना, 50% B। अतः हम कह सकते हैं कि अनिल का रक्त समूह या तो A हो सकता है या तो B हो सकता है, O और AB नहीं हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार के वीडियो को आगे पाते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अत्यधिक कमेंट करें।